हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? ऑब्वियसली साइन एक्स, कॉस एक्स, इस तरह के जो भी फंक्शन हो, tan एक्स, cot एक्स वगैरह हो जाए, तो इस तरह के फंक्शन का यूज़ करके जब इंटीग्रेंड बनता है तो वैसे फंक्शंस को कैसे इंटीग्रेट करेंगे वही हम लोग आज सीखेंगे। और इस तरह के इंटीग्रेंड का सबसे आसान एग्जाम्पल, सबसे आसान केस ये होता है कि मान लीजिए कि इंटीग्रेंड ऐसा दे रखा है a प्लस बी कॉस एक्स या a प्लस बी साइन एक्स या a प्लस बी साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स, कुछ इस तरह का दे रखा है। इससे भी कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेंड होते हैं जिनको हम लोग आगे स्टडी करेंगे। ये तो सबसे सिंपल केस है। ऐसे केसेस को या कोई भी इंटीग्रेंड हो जिसमें इंटीग्रेंड साइन एक्स कॉस एक्स इसका फंक्शन हो, ऐसे केसेस को इंटीग्रेट करने का एक स्टैंडर्ड आसान तरीका होता है। ऐसे इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए आप ये सब्स्टिट्यूशन यूज करिए, लेट t इज इक्वल टू tan x बाई 2, और sin x और cos x को हम लोग tan x बाई 2 के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं कि sin x होता है 2 tan x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ये ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है, आप सभी को पता होना चाहिए। उसी तरह cos x को भी हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। और ये t है tan x बाई 2, तो यहाँ से dt क्या आ जाएगा? dt हो जाएगा हाफ इंटू सेक्स स्क्वायर x बाई 2 इंटू डी एक्स। तो डी एक्स को जब हम लोग डी टी के टर्म्स में लिखेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होगा? अगर tan x बाई 2 t है तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। तो देखिए ये सब्स्टिट्यूशन करने से हमें क्या मिला? डी एक्स को भी हम लोग t के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं 2 डी टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। साइन एक्स को भी हम लोग t के टर्म्स में लिख सकते हैं, क्या होगा? साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से देखिए 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। उसी तरह cos x को भी हम लोग t के टर्म्स में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। तो पूरा का पूरा इंटीग्रेंड जो है वो t के टर्म्स में आ गया और t के टर्म्स में एक रैशनल फंक्शन आ रहा है, यानी कि आप उसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। पिछले ही लेक्चर में हम लोगों ने रैशनल फंक्शंस को कैसे इंटीग्रेट करते हैं काफ़ी डिटेल में सीखा है। आप पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज़ कर लीजिए या और भी बहुत सारे जो टेक्निक्स आपको सिखाई गई थी उन सभी टेक्निक्स का यूज़ करके इस इंटीग्रल को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए ये वाला जो मेथड है ना, ये सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड t इक्वल टू tan x बाई 2, ये हर तरह के इंटीग्रेंड में लग जाता है अगर इंटीग्रेंड आपका sin x और cos x का फंक्शन है तो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आप देख रहे हैं कि आपने t इक्वल टू tan x बाई 2 रखा है, आपको dx में भी देखिए नीचे में 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया, और sin x और cos x जो है इसमें भी आप देख रहे हैं कि नीचे में 1 प्लस टी स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर आ रहा है। और मान लीजिए कि अगर sin x का पावर है इंटीग्रेंड में sin x क्यूब है तो क्या हो जाएगा? इस 1 प्लस टी स्क्वायर का क्यूब हो जाएगा। तो अगर sin x और cos x इंटीग्रेंड में पावर के टर्म्स में है तो ये जो इंटीग्रेंड बनेगा उसमें t का बहुत ही हायर पावर्स आ जाएगा, तो उसको इंटीग्रेट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो ये वाला जो सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड है ये तो हर जगह एप्लीकेबल है, लेकिन हर जगह ये आपको फास्ट रिजल्ट नहीं देगा। तो फास्ट रिजल्ट के लिए कौन कौन सा स्पेशल केस होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। पहले तो हम लोग इस वाले सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड 2-3 अच्छे छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस मेथड का यूज़ कैसे करते हैं। ये मेथड हर जगह लग जाता है जब भी आपके पास sin x और cos x के टर्म्स में इंटीग्रेंड हो, लेकिन हर जगह ये आपको क्विक रिजल्ट नहीं देगा क्योंकि इस मेथड में देखिए डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर है, dx में भी 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो इसमें t के हायर पावर्स आ जाते हैं जिस कारण से इसको इंटीग्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल और लेंदी हो सकता है। अब देखिए जैसे अगर आपको इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या करेंगे? t इज इक्वल टू tan x बाई 2 वो सब करिएगा तो हमने क्या बताया था? dx क्या हो जाता है? dx इज इक्वल टू हो जाता है 2 dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। तो dx की जगह वो लिख दीजिए 2 dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और 4 प्लस 5 cos x है तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस 5 cos x क्या हो जाएगा? 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा।
तो 1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर में और नीचे दोनों जगह है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप 1 प्लस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये इंटीग्रेंड सिंप्लीफाई होकर के हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2dt डिवाइडेड बाई ये 4 प्लस 5 हो जाएगा 9 माइनस ये हो जाएगा 4t स्क्वायर माइनस 5t स्क्वायर 9 माइनस टी स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करना तो बहुत आसान है। ये जो dt बाई 9 माइनस टी स्क्वायर है, ये कौन सा फॉर्मूला हो जाता है, a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है ना। उसमें क्या हो जाता है 1/2a ln a माइनस टी बाई a प्लस टी। तो उस मेथड से अब आप इस इंटीग्रल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में कौन सा सब्स्टिट्यूशन यूज हुआ, t इज इक्वल टू tan x/2। दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसमें भी आप यही सब्स्टिट्यूशन यूज करिए, t इज इक्वल टू tan x/2। तो इससे क्या आ जाएगा dt इज इक्वल टू हाफ सेक स्क्वायर x/2। ये सब तो आ ही जाएगा, ये सब आपको रटा रटाया हो जाना चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू 2dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इंटीग्रेंट क्या हो जाएगा वो देखिए, इसमें dx है तो dx को आप ऊपर में लिखिए 2dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको ऊपर ही रहने दिया करिए, क्योंकि नीचे भी जो cos x और sin x होता है ना, उसमें भी डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर आता है, जो बाद में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 13 प्लस 3 cos x, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो गया, प्लस 4 साइन एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स क्या होता है 2 tan x/2, यानी कि 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हो गया इंटीग्रेंड। अब इसको जब सिंप्लीफाई करिएगा तो ये ऊपर में आ जाएगा 2dt और नीचे में हो जाएगा 10t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 16। इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपको ये मिल जाएगा 13t स्क्वायर यहाँ से आएगा, माइनस 3t स्क्वायर किया तो 10t स्क्वायर आ गया, ये 4 प्लस 2 8t यहाँ पर आ गया, और ये 13 प्लस 3 मिलकर के 16 यहाँ आ गया। तो इंटीग्रल ये आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करिएगा, बहुत सिंपल है। हमने अभी रैशनल फंक्शन वाले में बताया था ना कि कोई अगर इस तरह का इंटीग्रल हो dt बाई क्वाड्रेटिक, तो कैसे करते हैं आप इसको, मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर या किसी भी मेथड से आप इसको सिंप्लीफाई करिए। इसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं कर भी देता हूँ। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर में 2 है और यहाँ से मैं 10 कॉमन लेता हूँ तो ये 1/5 आ जाएगा, तो ऊपर में dt हो गया। अब यहाँ पर आ गया t स्क्वायर प्लस 8/10 t प्लस 16/10, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं t प्लस 2/5 होल स्क्वायर प्लस 6/5 होल स्क्वायर। इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। ये किस फॉर्म में आ गया, ये इस तरह का कुछ आ गया ना, dt बाई दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स t प्लस 2/5 डिवाइडेड बाई 6/5। इसको इंटीग्रेट करिएगा तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू यहाँ पर 1/a होता है तो उसके कारण 6/5 आ जाएगा। फिर आ जाएगा tan इनवर्स t प्लस 2/5, t क्या है tan x/2, तो tan x/2 प्लस 2/5 डिवाइडेड बाई यहाँ पर आ जाएगा 6/5। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने तो एक टाइप का इंटीग्रेंट देखा था। दूसरे टाइप का इंटीग्रेंट ये हो सकता है कि न्यूमरेटर में भी cos x sin x का कुछ टर्म हो। मान लीजिए कि इंटीग्रेंट ऐसा है कि उसका न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है। इसमें हमने एक जनरल इंटीग्रेंट लिया है जिसमें न्यूमरेटर में भी cos x और sin x हो सकता है और डिनोमिनेटर में भी cos x और sin x हो सकता है, और साथ ही साथ कुछ कांस्टेंट टर्म्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह के इंटीग्रल को सॉल्व करने का क्या तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है। और ये टेक्निक और भी जगह यूज होता है। जब हम लोगों ने इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शंस देखा था तो वहाँ भी यूज़ किया था। आप इसमें क्या करिए कि जो न्यूमरेटर है ना उसको सम कांस्टेंट m टाइम्स डिनोमिनेटर कर दीजिए, प्लस कर दीजिए n टाइम्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट d बाई dx ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, ऐसे लिखिए। और लास्ट में हो सकता है कि कुछ बच जाए तो उसको रिमाइंडर r रहने दीजिए। तो आप न्यूमरेटर को nr जो लिखा है वो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर में भी cos x sin x प्लस सम कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर में भी cos x प्लस sin x प्लस सम कांस्टेंट है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इस तरह का रिलेशन आप फाइंड कर सकते हैं। और वो रिलेशन कहाँ से आएगा, आप इस इक्वेशन को इक्वेट करिएगा और sin x और cos x का जो कोएफिशिएंट है ना LHS में और RHS में, उसको इक्वेट कर दीजिएगा तो आपको m की वैल्यू और n की वैल्यू और r की वैल्यू मिल जाएगी।
तो ये जो एम एन वाला मेथड है ना, इस मेथड को हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन में भी यूज़ किया था। इस मेथड को हम लोगों ने रैशनल फंक्शन वाले केस में काफ़ी डिटेल में यूज़ किया था और ये मेथड काफ़ी जगह लग जाता है। न्यूमरेटर को आप सम कांस्टेंट टाइम्स डिनोमिनेटर लिखिए, फिर सम कांस्टेंट n टाइम्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर लिखिए, तो ऐसे बहुत फ़ायदे में रहिएगा। क्यों फ़ायदे में रहिएगा, सोचिए। आपने न्यूमरेटर को लिख दिया है m टाइम्स डिनोमिनेटर, तो जब हम लोग इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर है, तो इंटीग्रल का एक टर्म क्या हो जाएगा, सिंपल आपको m dx मिल जाएगा। इसको इंटीग्रेट करना तो बच्चों वाला खेल है। उसी तरह जो दूसरा टर्म आएगा वो क्या आ जाएगा, n टाइम्स आपने किया है d/dx ऑफ डिनोमिनेटर और नीचे में है डिनोमिनेटर। तो इसको कैसे करिएगा, इसको करने का बहुत आसान तरीका है। आप पूरे डिनोमिनेटर को जब t मान लीजिएगा तो ऊपर में आपको dt मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, n कांस्टेंट टाइम्स dt/t, यानी कि ये हो जाएगा n टाइम्स ln t, और t क्या है, पूरा का पूरा डिनोमिनेटर, यानी कि इस सेकेंड टर्म का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, n टाइम्स ln डिनोमिनेटर। फर्स्ट का तो बहुत ही आसान था, वो क्या था, m टाइम्स x हो गया। अब बचा थर्ड में क्या है, r दिस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय दिस थिंग। अब इसको कैसे किया जाए, इसको आप पिछले मेथड से कर सकते हैं। पिछले मेथड में हमने क्या किया था, साइन x को tan x/2 के टर्म्स में लिखा, फिर cos x को tan x/2 के टर्म्स में लिखा, और फिर आप थर्ड इंटीग्रल को भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड तरीका है इस तरह के इंटीग्रल को सॉल्व करने का, कि न्यूमरेटर को आप लिखिए सम कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नंबर है 5 6 7 कुछ होगा, सम कांस्टेंट m टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस अनदर कांस्टेंट n टाइम्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर, प्लस जो बचा खुचा टर्म हो गया रिमाइंडर r, वो हो गया। तो अब इसी मेथड का यूज़ करके मैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। मान लीजिए कि आपको ये इंटीग्रल सॉल्व करना है, तो आप क्या करिएगा, न्यूमरेटर को लिखिएगा 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस 4, दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट m टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस सम कांस्टेंट n टाइम्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये क्या हो जाएगा, -3 sin x प्लस यहाँ आ जाएगा 4 cos x, ये आ जाएगा प्लस r हो जाएगा। अब आप क्या करिए, ये जो इक्वेशन है ना, दोनों साइड cos x के कोएफिशिएंट को इक्वेट करिए, फिर sin x के कोएफिशिएंट को इक्वेट करिए, फिर लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है उसको इक्वेट करिए, तो आपको 3 इक्वेशन मिलेगा। और अननोन कितने हैं, 3, m n r, ये तीनों अननोन है। तो इससे आप m n r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इससे फाइंड करने पर m की वैल्यू आएगी 18/25। आप चेक कर लीजिएगा, मोस्ट प्रोबेबली यही आना चाहिए। n की वैल्यू हो जाएगी -1/25 और r की वैल्यू हो जाएगी 2/5। अब m ये आ गया तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, m टाइम्स x, यानी कि आप इंटीग्रल को सीधे ऐसे लिख सकते हैं 18/25 टाइम्स x प्लस n टाइम्स क्या होता है, ln x। ln x क्यों आएगा, क्योंकि आपने n के साथ क्या लिखा है, n के साथ तो आप ये लिख रहे हैं ना, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को अगर t मानिएगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा, n dt/t, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, n ln t, यानी कि ln t लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, n टाइम्स, यानी कि -1/25 टाइम्स ln, ये हो जाएगा, जो भी डिनोमिनेटर में महाशय है वो यहाँ आ जाएंगे। लास्ट वाला जो बचता है वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है, वो क्या हो जाएगा, 2/5 टाइम्स dx बाई ये 3 टर्म जो आएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करिएगा, इसको सॉल्व करने का वही तरीका आपको लगाना पड़ेगा। कौन सा मेथड, t इज इक्वल टू tan x/2, ये सब्स्टिट्यूशन करिए तो जो थर्ड इंटीग्रल है ये भी सॉल्व हो जाएगा। इसी मेथड पे बेस्ड दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी मुझे क्या करना पड़ेगा, जो न्यूमरेटर है 5 sin x प्लस 6, इसको लिखना पड़ेगा m टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस n टाइम्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर। तो क्या हो जाएगा, n टाइम्स, ये हो जाएगा cos x -2 sin x, ये हो जाएगा प्लस r रह जाएगा। अब आप sin x, cos x और कांस्टेंट टर्म को इक्वेट कर दीजिए। तो ये इक्वेट करिएगा तो आपको m, n और r की वैल्यू मिल जाएगी। m, अब जब इसको सॉल्व करिएगा तो m की वैल्यू आ जाएगी 1, n की वैल्यू आ जाएगी -2, r की वैल्यू आ जाएगी 3। तो इसको इंटीग्रेट करने पे क्या हो जाएगा, m टाइम्स x, यानी कि 1 टाइम्स x -2 टाइम्स हो जाएगा ln, ये जो डिनोमिनेटर में है वो चीज़, प्लस आ जाएगा 3 टाइम्स, यहाँ पर अब करना पड़ेगा dx बाई ये जो 3 टर्म है ना, sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, ये करना पड़ेगा। यहाँ पर फिर से आपको सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना पड़ेगा, t इज इक्वल टू
tan x/2। अब हम लोग देखेंगे कि अगर इस तरह का इंटीग्रेंड हो, अब देखिए इसमें क्या खासियत है इस तरह के इंटीग्रेंड में, डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में जहाँ भी साइन या कॉस का पावर है तो वो स्क्वायर है, इवन पावर है। कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ हो गया, यहाँ पर क्या है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो ये भी सेकेंड डिग्री का टर्म हो गया। यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स हो गया, यहाँ भी साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है। तो अगर इस तरह का इंटीग्रल हो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आप सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद आप t इक्वल टू tan x सब्स्टिट्यूट करिए, तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब इस तरह के बहुत सारे टाइप्स और रूल्स होते हैं जो आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं। इनका आप जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि ये तो मैंने एक स्पेशल केस बता दिया ना। अब आप कहिएगा कि सर कहीं मान लीजिए कि यहाँ पे साइन स्क्वायर के बदले साइन टू द पावर 4 आ जाए, तब क्या करेंगे? तो भी आपको हिट एंड ट्रायल कुछ इस तरह का करना पड़ेगा कि हम लोग t इक्वल टू tan x सब्स्टिट्यूट करें तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं। तो वो सब आपको करके देखना पड़ेगा, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है, ये तो बहुत कुछ हिट एंड ट्रायल पे बेस्ड होता है कि आपको उस सब्स्टिट्यूशन का अंदाजा लग गया जिसको करने से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो इस तरह के जब इंटीग्रेंड हो ना, जिसमें साइन और कॉस का जो पावर है वो 2 हो या sin x इंटू कॉस एक्स हो, इस तरह का टर्म हो, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आप सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करने से क्या फ़ायदा होगा कि जो डिनोमिनेटर वाला चीज़ है ना वो tan x के टर्म्स में आ जाएगा, और ऊपर में सेक स्क्वायर एक्स dx आपके लिए बैठा हुआ है। तो फिर आप क्या करिएगा, आप t इक्वल टू tan x आप जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऊपर वाला जो सेक स्क्वायर एक्स dx है ये पूरा का पूरा dt बन जाएगा। तो इंटीग्रेंड आसान फॉर्म में आ जाएगा, उसको आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अभी मैं इसी फॉर्म, इसी टाइप पे बेस्ड 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। जैसे देखिए इंटीग्रेंड ये है 1/1 + 3 cos स्क्वायर एक्स, तो ऊपर नीचे आप दोनों में सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, नीचे जैसे ही आप सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा। ऊपर में क्या है, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, नीचे में क्या आ जाएगा 1 इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो गया सेक स्क्वायर एक्स। उसको हम लोग tan के टर्म्स में लिख लेते हैं। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ऊपर में tan का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट महाशय सेक स्क्वायर एक्स मौजूद हैं। तो आप 1 इंटू सेक स्क्वायर एक्स जो आपको यहाँ पर मिला, क्या मिला, सेक स्क्वायर एक्स, इसको आप लिखिए 1 + tan स्क्वायर एक्स। तो मैंने लिख दिया 1 + tan स्क्वायर एक्स प्लस ये जो 3 cos स्क्वायर एक्स है इसको मल्टीप्लाई करिएगा, सेक स्क्वायर एक्स है तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर में आ गया सेक स्क्वायर एक्स dx, नीचे आ गया 4 + tan स्क्वायर एक्स। अब आप सब्स्टिट्यूशन करिए t इक्वल टू tan x, तो ऊपर में आ जाएगा dt, नीचे आ जाएगा 4 + t स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, इसको आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर + t स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स t/2, जहाँ पर t क्या है, t की वैल्यू है tan x। तो इसका आंसर हो गया 1/2 tan इनवर्स tan x/2। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें जो इंटीग्रेंड है ये 2 sin x + 3 cos x है, लेकिन ये एक्सप्रेशन डिग्री 1 का नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। इसके स्क्वायर होने से क्या हो जाएगा, अगर आप इसको एक्सपैंड भी करिएगा तो sin स्क्वायर एक्स + cos स्क्वायर एक्स आएगा प्लस sin x इंटू cos x का टर्म आएगा, यानी कि जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है वो डिग्री 2 का है। तो इसमें भी आप वही मेथड लगा सकते हैं, ऊपर और नीचे क्या करिए, सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर भी नीचे भी। तो ऊपर में क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली ऊपर में आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, नीचे में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आप सेक स्क्वायर एक्स को ले जाइएगा, यानी कि सेक एक्स को ले जाइएगा, तो क्या हो जाएगा 2 sin x इंटू सेक एक्स, ये हो जाएगा 2 tan x प्लस ये हो जाएगा 3 होल स्क्वायर। तो ये समझ में आया कैसे हुआ, सेक स्क्वायर एक्स है तो इसको जब ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो स्क्वायर यहाँ पे है तो ब्रैकेट के अंदर जाएगा सेक एक्स, तो sin x इंटू सेक एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा sin x/cos x यानी कि tan x हो गया, और 3 cos x इंटू सेक एक्स हो गया 3, तो ये हो जाएगा 2 tan x + 3 होल स्क्वायर। अब आप t इक्वल टू tan x सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल हो जाएगा dt बाई ये हो जाएगा 2t + 3 होल स्क्वायर। 2t + 3 होल स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये टू द पावर -2 है तो इंटीग्रेट करिएगा तो पावर -1 हो जाएगा, यानी कि -1/2t + 3, और साथ में एक 2 भी रहेगा। 2 क्यों रहेगा, क्योंकि ये 2t है ना, t के साथ कोएफिशिएंट 2 है तो एक 2 यहाँ पर भी आएगा। तो इस चीज़ का इंटीग्रल ये हो जाएगा -1/2 टाइम्स 2t + 3 वेयर t इज इक्वल टू tan x। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।